नमस्कार, मैं आसमान शाह, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में आपका स्वागत है। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। इस 75 वर्ष में इस देश के मूल निवासी जो हैं आदिवासी, उनको उनको लेकर के विशेष कानून इस देश के संविधान में बनाए गए, जिससे कि वो मुख्य धारा से जोड़ा जा सके उनको। लेकिन आज भी इस देश में कुछ सामंती जातिवादी लोग हैं जो चाहते हैं कि आदिवासी जिस तरह से पहले जंगलों में रहा करते थे वैसे ही आज भी रहे। दरअसल ये बात किसी और ने नहीं बल्कि आज तक के स्टार एंकर सुधीर चौधरी ने अपने शो में कहा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते थे, लेकिन उनको एक बार फिर जैसे 10, 20, 40 वर्ष पहले जैसे जंगलों में रहते थे आदिवासी लोग, वैसे ही उनको एक बार फिर से जीवन जीने पड़ेंगे। उनके इसी बात को लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के आम लोग भी काफी विरोध कर रहे हैं और झारखंड के एक पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के राजेंद्र पतोड़े जी। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर, सर, इस देश में एक महिला आदिवासी समाज से राष्ट्रपति है, उसके बावजूद भी इस देश में आदिवासियों को लेकर के इस तरह से नफरत। ये नफरत जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन है और जिसके तहत भाजपा जो गवर्नमेंट चला रहा है 2014 से, उनका ये एजेंडा है जो बार बार हम लोगों के सामने आता है। जी, सुधीर चौधरी उन सभी का एक छोटा सा दिखने वाला रूप है। मूल रूप से ये जो एक्ट बना था SC/ST का प्रोटेक्शन करने के लिए, तो ये बनने की वजह ये थी कि 80 के सेंचुरी में जब किसी कारण से राजेंद्र जी का थोड़ा सा टूट चुका है कनेक्शन, लेकिन अभी जल्द ही जुड़ेंगे हमारे साथ। एरिया पेरोल कमेटी का। जी बोलिए सर। हाँ, एरिया पेरोल कमेटी का 1980 में जो रिपोर्ट आया था, उसके बाद SC/ST का प्रोटेक्शन एक्ट बना था। जी, अब सुधीर चौधरी हो या इस जैसे सारे पत्रकार हो, जी, जो लोग मोदी मीडिया के गोदी मीडिया बन चुकी है, इन सारे लोगों को दिक्कत ये है कि यहाँ पर आदिवासी, यहाँ से दलित, यहाँ से OBC, यहाँ से पिछड़ा, यहाँ से अल्पसंख्यक, इसको इस देश में रहने की जरूरत नहीं है। और आपको अगर रहना होगा तो मनु ने जो शास्त्र लिखा था उस मनु के शास्त्र के हिसाब से इन्होंने रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि संसद के इनॉग्रेशन के लिए इस देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। जी, इसके पहले वे जब एक मंदिर में गए थे तो काफी सारे पुरुष मंत्रियों को भगवान के पास जाने की सहूलियत थी और इन्हें गेट के बाहर ही रखा गया था पूजा अर्चा के लिए। और इसके बाद अभी जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो राम मंदिर के इनॉग्रेशन में भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। ये संघी मानसिकता है, ये RSS से जुड़े हुए लोगों की मानसिकता है। और चौधरी जैसे बिकाऊ मीडिया के जो पत्रकार है वो इस RSS का एजेंडा जो है वो लगातार चला रहे हैं और उसकी वजह से ये नफरत के बीज बोने वाली जो स्टेटमेंट है वो उनकी तरफ से आ रही है। सरकार ने इस मामले में खुद पुलिस के पास शिकायत हो गई है। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है और बावजूद इसके ना तो इस पत्रकार के खिलाफ अब तक FIR रजिस्टर्ड हुआ है और ना उन पर ऐसी कोई कार्रवाई हुई है। तो इसलिए सरकार की तरफ से जो इन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है उसकी वजह से वे खुलेआम SC/ST से जुड़े हुए लोग होंगे, माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग होंगे, उन्हें सरेराह इस तरह के कमेंट करके बदनाम किए। सर, उन्होंने एक मजाकिया अंदाज में कहा है कि आदिवासी एक बार फिर से
जंगल में जिएंगे, इस तरह से वहां झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन के बारे में उन्होंने कहा। सर आपसे, और इसके बाद वो कहते हैं कि जिस तरह से लाइफस्टाइल उन्होंने जिया है वो अब नहीं होगा। यानी कि सर इस देश में आदिवासी के पास वो अधिकार नहीं है जो अधिकार एक आम नागरिक के पास होना चाहिए। जैसा एक आम नागरिक को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस तरह से एक आदिवासी को भी तो मिलनी चाहिए ना सर। देखिए, इन लोगों को दिक्कत है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से। जी इन्हें दिक्कत है यहाँ पर जो राइट दिया हुआ है SC ST OBC माइनॉरिटी और सारे लोगों को, जो इनके हिसाब से चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है, 4 कास्ट सिस्टम जो बना हुआ है इस देश में, जो मनु ने बनाया था, उसके तहत इन लोगों को अधिकार नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से हम लोग चौपाया जब पढ़ते हैं कोई भी, तो उसमें जी वही सारी चीजें होते हैं कि ये सारे ताड़न के अधिकारी हैं। जी अब जिन लोगों को आप ताड़न के अधिकारी समझते हो, इस मानसिकता को लेकर जब मीडिया बात करता है और खासकर चौधरी जैसे मीडिया पर्सन बात करते हैं, तो उनके दिमाग में ये सारी चीजें भरी होती है कि ये कम्युनिटी से आने वाले सारे लोग ताड़न के अधिकारी हैं। जी और जब आप ताड़न के अधिकारी किसी को मानते हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का कोई मतलब नहीं होता है, उसकी कोई बात नहीं होती है। और इसलिए ये जो बिकाऊ मीडिया के लोग हैं, जी जिन्हें हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, इनसे ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, किसी राइट के बारे में, ना ह्यूमन राइट के बारे में, ना कॉन्स्टिट्यूशन में जो SC ST को अलग से दर्जा दिया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते वक्त यही पाते हैं कि ये हर बार अपने मालिक का एजेंडा आगे लेके जाते हैं। अब जी इनके मालिक कौन है? तो इनके मालिक सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो न तो राष्ट्रपति को किसी समारोह में बुलाते हैं क्योंकि वे आदिवासी हैं, वो महिला है और खासकर विधवा महिला है। जी शास्त्रों में विधवा महिला के हाथों किसी भी तरह शुभ कार्य करने से मनाही की गई है। और इसलिए ये संघी मानसिकता इस मुल्क में जो है, उसकी वजह से मुल्क का बेड़ा पार हो रहा है। ये बेड़ा जो गर्क किया है मीडिया ने खास तौर से करके रखा है, और उसके लिए जिम्मेदार है चौधरी जैसी मीडिया में बिकाऊ पर्सनैलिटी जो है वो है। जी सर इस देश में देखा गया है कि SC ST OBC और अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस देश में अत्याचार और लिंचिंग के घटनाएं काफी बढ़ चुकी हैं सर। आए दिन सुनने पर पढ़ते हैं सर, देखते हैं मीडिया में और फिर हर जगह। ये सिलसिला 2014 से शुरू हो चुका है। जी मॉब लिंचिंग होने के बाद आपने देखा होगा अक्सर कैबिनेट मिनिस्टर जो रह चुके हैं, वो कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर उन लोगों को जाके माला पहनाते हुए हमने देखा है। जी वो खुलेआम जाकर इन चीजों के बारे में, धर्म के लिए ये सारी चीजें हम जो कर रहे हैं वो सही है ये ठहराने की कोशिश करते हैं। और इसलिए इनका एजेंडा है, जी वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, वो दलित पिछड़ा की राजनीति करते हैं, और इस मुल्क में जिनका आजादी से कोई भी सरोकार नहीं था, उन लोगों को देशभक्त बनाने की कोशिश लगातार जारी है। 2014 से जब सरकार बनी बीजेपी की, तो आपने देखा होगा बिल्किस बानो का जो केस हुआ था जी कि बिल्किस बानो के केस में भी महाराष्ट्र में ये कन्विक्शन हुआ है, और बावजूद इसके गुजरात के कलेक्टर से उन्होंने एक रिपोर्ट बनवा ली और बिल्किस बानो के जो गुनाहगार थे उन्हें बरी कर दिया था, उन्हें छोड़ दिया गया था, जबकि वो सजायाफ्ता मुजरिम। अगर बीजेपी का या संघ का एजेंडा चलाना हो तो एक तरफा नहीं चलेगा, जी वो हर तरफ से चलाना है। और इसलिए ये जिन लोगों को इस मुल्क का बाशिंदा मानते ही नहीं, उनमें कौन कौन लोग हैं? तो उनमें वे लोग हैं जिन्होंने हजारों साल इस गंगा जमुना तहजीब को संभाल के रखा है, बढ़ा के रखा है, और जिन्हें हम मूल निवासी कहते हैं, उन आदिवासियों के साथ भी लगातार इन्हें वनवासी कहकर जिस तरह का रवैया अपनाया जाता है, उसमें मीडिया ने भी अपना एक रोल तय करके रखा हुआ है। जी मीडिया पर भी चाहते हैं कि जो कुछ बीजेपी वाले बोल रहे हैं, जो कुछ RSS वाले बोल रहे हैं, उसी के तहत
ये सारे बिके हुए मीडिया हाउस के पर्सनल जो है वो काम करते रहेंगे, और उसी जी वजह से इन्हें ना तो कानून का डर है, ना इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था बनी हुई है, इसके बारे में ये अवेयर है। ये लगातार वही एजेंडा चलाते हैं जिसे नफरत की राजनीति कहा जाता है, और नफरत की राजनीति में इन्होंने तय करके रखा हुआ है कि इसमें एससी आएगा, इसमें एसटी आएगा, इसमें ओबीसी आएगा, इसमें पिछड़ा आएगा, इसमें मुस्लिम आएगा, और माइनॉरिटी के वो सारे लोग आएंगे जिन्हें ये इस मुल्क का बाशिंदा मानते नहीं। दिक्कत यही है कि एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी जी इस मुल्क के संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है, लगातार उस पर हमले कर रही है, और उसमें एक अहम रोल उन्होंने मीडिया को भी दे के रखा है, और इसी जी के तहत एक तयशुदा एजेंडा लेकर मीडिया के लोग काम कर रहे हैं। सर, ये मीडिया जिस तरह से एक सामंती सोच के आधार पर आगे बढ़ रही है, इस मीडिया से लड़ने के लिए आपके पास कोई प्लान है सर? देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी 42 सालों से लगातार इन चीजों के बारे में लड़ रहे हैं। हम लोग रास्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग इलेक्शंस में उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देके भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि इन लोगों के जो अधिकार है, इनके जो हक है, वो इन माइनॉरिटी के लोगों को, इन एससी एसटी ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलते रहे। और इसलिए हमारी कोशिश जो है, वो कोशिश आपने देखा होगा कि बाला साहब आम्बेडकर साहब ने आज भी इंडिया अलायंस हो या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का अलायंस हो, उसमें ये सारी चीजें परे रख के सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए हम लोगों ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के साथ जाने का फैसला किया है। आज हमारे नेता उन सारी चीजों में इन्वॉल्व थे। जो कुछ मीटिंग आज मुंबई में हुआ है, उस मुंबई के मीटिंग में भी ये सारी चीजें हम लोगों ने रखा है, और हम चाहते हैं कि इस देश में संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे यहाँ की सरकार है, उसको कायम रखने के लिए बीजेपी को सरकार से बाहर करने की जरूरत है। और इसे 2024 में यही एक एजेंडा लेकर हम उन सारे लोगों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने जी वाले जी हैं। सर, आज का जो मीडिया है न केवल सामंती जातिवादी है, बल्कि सांप्रदायिक भी है, विपक्ष विरोधी भी है। तो इस मीडिया के खिलाफ भी आपको खड़ा होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो सर, इस मीडिया के खिलाफ लड़ने के लिए आपके पास कोई प्लान है? देखिए, मीडिया जो है, मीडिया हाउसेस कई सामंती ताकतों ने खरीद के रखे हुए हैं, और इन्हें अगर बदलना होगा तो इन्हें एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही बदला जा सकता है। और इसलिए सबसे पहले जरूरत है कि इस मुल्क में एक ऐसी सेक्युलर गवर्नमेंट बने जो संवैधानिक व्यवस्था को मानती है। जी क्योंकि आपने देखा होगा कि केवल मीडिया नहीं, तो आज जिस तरह से फैसले अदालतों से आ रहे हैं जी कि एक तरफा कार्यवाही में वो दूसरे पक्ष का सुनना भी नहीं चाहते। चंडीगढ़ में आपने देखा होगा कि खुलेआम एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी जी एक पार्टी के वोट खराब करता है, और उसके बाद वो बीजेपी को जिताने के बाद हाईकोर्ट इस चीज को किसी भी तरह से गंभीरता से ना लेते हुए उसमें कोई भी ऑर्डर करने से, स्टे करने से मना करता है। मतलब ये है कि यहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था में जो जो चीजें, वो मीडिया हो, वो कोर्ट हो, या लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हो, इन सारे को दुरुस्त करने के लिए जरूरत है कि सेकुलर लोगों का एक इदारा ऐसा बने कि जो चाहता हो कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखा जा सके, और उसे कायम करने के लिए संविधान की व्यवस्था और इस देश में हर नागरिक को मूलभूत अधिकार देने वाली व्यवस्था को मानने वाली पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार बनना, ये सबसे जरूरी है। बीजेपी को हटाकर ये व्यवस्था बन सकती है। ये व्यवस्था बनने के बाद जो मीडिया कर्मी है, जो मीडिया हाउसेस है, उनकी भी नकेल कसी जा सकती है। सर, एक लास्ट में आखिर में आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आज इंडिया अलायंस की बैठक हुई, उसमें प्रकाश अंबेडकर जी शामिल थे। तो सर, बताया जाता है कि ये बैठक काफी सकारात्मक रही। क्या कुछ रहा उस बैठक के बारे में, थोड़ा सा विस्तार से आप जानकारी दीजिए सर।
जो मीटिंग जो हुई है उस मीटिंग के बारे में ऑलरेडी हमारे नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो जिन चीज़ों की चर्चा हुई है उसका बाइट मीडिया को दे दिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है रेखाताई ठाकुर वो एक स्टेटमेंट रिलीज करने वाली है और हमारे अलायंस के जो पार्टनर्स है वे भी मीडिया से बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से ये बयान आना जरूरी है। अब हम लोग अलायंस पार्टी में हैं तो अकेली एक पार्टी का किसी भी तरह से बयान करना इस पर उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे कोalition में जितने पार्टीज हैं उन सभी का एक साझा प्रेस रिलीज जो है वो आना चाहिए। सर तो अलायंस में आप यानी कि चले जाते हैं तो कितनी सीटें मिलेगी लोकसभा में? देखिए हमारा जो पहला प्रस्ताव था वो था 12 सीट हर पार्टी को मिलनी चाहिए, इस तरह का था। अब जो निगोशिएशन में बातें होंगी, हमारे जो पार्टी के लीडर्स हैं, हमारे जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठे हैं, वो चाहते हैं, हम लोगों का भी यही मानना है कि हमारा पहला एजेंडा जो है सीट शेयरिंग से ज़्यादा बीजेपी को हरा के सत्ता से बाहर करना है, वो महाराष्ट्र में करना है और इस देश में भी करना है। इसलिए जो कुछ तय होगा वो हमारे साथ बैठे हुए अदर 3 पार्टियां इनके साथ मिलकर हमारे नेता जो चर्चा करेंगे और उसमें से जो सारी चीज़ें निकल के आएगी वो सीट शेयरिंग के बारे में होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में होगी, एजेंडा के बारे में होगी। वो जो कुछ तय होगा वो मीडिया से हम जिस वक्त ये सारी चीज़ें तय होगी उसमें हम लगातार शेयर करते रहेंगे। सर चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता राजेंद्र पतौड़े जी, जो हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे मीडिया से किस तरह से, आज की मीडिया से किस तरह से हमें टैकल करना चाहिए। और वंचित बहुजन आघाड़ी की आज बैठक हुई है, उसी बैठक को लेकर के थोड़ी बहुत जानकारी इन्होंने दी। तो मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।